everyone, this is me Ishita and today we will discuss chapter number 3 historical approach to political theory. क्या क्या चीज हम पढ़ने वाले हैं इसमें? फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन, देन क्लासिकल फाउंडेशन, थर्ड हेगल और मार्क्स का कॉन्सेप्ट, लियो स्ट्रॉस और क्रिटिक ऑफ हिस्टोरिसिज्म, कैम्ब्रिज स्कूल, कॉन्टेक्चुअलिज्म, हर्मेटिक्स, पॉल रिकॉर्ड। लास्ट टॉपिक है हमारा पोस्ट मॉडर्न चैलेंजेस एज वेल एज क्या पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट है हिस्टोरिकल अप्रोच की। स्टार्ट करते हैं विद इंट्रोडक्शन। सो हिस्टोरिकल अप्रोच का मतलब क्या है? सिंपल सी भाषा में मैं कहूँ तो जितने भी हिस्टोरिकल अप्रोच को सपोर्ट करने वाले थिंकर्स हैं वो सब जो जितने भी पॉलिटिकल आइडियाज हैं, इंस्टीट्यूशन है, उनको हिस्ट्री की हेल्प से पढ़ते हैं। मान लो राइट का आइडिया है कि लोगों के पास क्या होने चाहिए? अधिकार होने चाहिए। ठीक है, तो ये राइट का जो कॉन्सेप्ट है, कहाँ से इसका ओरिजिन हुआ, किस पॉलिटिकल थिंकर ने सबसे पहले बात की कि हमें अधिकार, जो जनता है, कॉमन जनता, उसको अधिकार मिलने चाहिए, या राइट का कॉन्सेप्ट किस इवेंट की वजह से आया। मान लो पुराने पास में कोई ऐसी घटना हुई है कि जिसकी वजह से राइट का ओरिजिन हुआ। एग्जाम्पल से हम समझते हैं कि जैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम पे लोगों ने डिमांड करी लिबर्टी की, राइट्स की, फ्रेटर्निटी की, इक्वालिटी की, है ना। तो ये आइडिया कहाँ से इमर्ज हो गया? फ्रेंच रेवोल्यूशन की वजह से आया, क्योंकि उस टाइम पे जो वहां का किंग था फ्रांस का, वो तो ज्यादा करप्ट हो गया था कि वो कॉमन जनता की बातें सुन ही नहीं रहा था। तो लोगों को क्या करना पड़ा? रिवोल्ट करना पड़ा, रेवोल्यूशन करना पड़ा। तो ये आइडियाज हम कहाँ से देख रहे हैं? कहाँ से? फ्रेंच रेवोल्यूशन की तरफ से आए। तो यही हिस्टोरिकल जो थिंकर्स हैं उनका मानना है कि हमें जो आइडियाज को स्टडी करना चाहिए थ्रू हिस्ट्री, कि पास्ट में क्या इवेंट हुए हैं, उसकी वजह से कैसे डिफरेंट डिफरेंट पॉलिटिकल आइडियाज, इंस्टीट्यूशंस आए हैं सोसाइटी के अंदर। अब नॉर्मेटिव अप्रोच बात करती है, देखो राइट की मदद से हम नॉर्मेटिव अप्रोच को भी समझेंगे, जो हम प्रीवियस यूनिट में पढ़ा भी है डिटेल में। नॉर्मेटिव अप्रोच बात करती है कि ये जो राइट का आइडिया है, मान लो थिंकर्स ने बोला है, सपोर्ट किया है कि सभी लोगों के पास राइट्स होनी चाहिए, तो नॉर्मेटिव अप्रोच बात करती है कि भाई राइट का आइडिया तो है कि हाँ भाई सबके पास अधिकार होने चाहिए, बट कितने अधिकार होने चाहिए? क्या अनलिमिटेड पावर होनी चाहिए? अनलिमिटेड राइट्स होने चाहिए? जैसे इंडिया में हमारे पास फंडामेंटल राइट्स हैं। एक एग्जाम्पल से समझते हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन हमारा फंडामेंटल राइट है, इसको कोई कर्टेल नहीं कर सकता, इवन गवर्नमेंट भी नहीं। बट क्या आपको कुछ भी बोलने की आजादी है कि आप अब्यूज कर सकते हो? आजादी है आपको? नहीं है। आप लिमिटेड में वो ये कह सकते हैं कि हम सभ्य भाषा का इस्तेमाल करते हुए अपना पॉइंट ऑफ व्यू, जो भी हम बोलना चाह रहे हैं, उसको हम व्यक्त कर सकते हैं, ना कि एब्सोल्यूट कुछ भी हम बोल के। तो ये नॉर्मेटिव अप्रोच बात करती है कि अगर ये पर्टिकुलर कोई भी पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट है, चाहे वो राइट हो, लिबर्टी हो, फ्रीडम की बात हो, जस्टिस की बात हो, तो कितनी मिलनी चाहिए? ठीक है, कैसे सोसाइटी में उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। अनदर एग्जांपल ले लेते हैं हम नॉर्मेटिव अप्रोच समझने के लिए, डेमोक्रेसी का आइडिया। डेमोक्रेसी का मतलब क्या है? लोकतंत्र। नॉर्मेटिव अप्रोच बात करती है कि डेमोक्रेसी का मतलब तुम्हें पता है कि जहां पे लोगों के पास में एक्सट्रीम पावर होती है, बट डेमोक्रेसी को सोसाइटी में इम्प्लीमेंट कैसे किया जाएगा, इस चीज की बात करती है नॉर्मेटिव अप्रोच। प्रोसेस की पूरे हिस्टोरिकल अप्रोच बात करती है डेमोक्रेसी का आइडिया कहाँ से आया, इसका ओरिजिन क्या है, इस सब चीजों की बात करती है हिस्टोरिकल अप्रोच, जहां पे वो हिस्ट्री पे ज्यादा फोकस करेगी, क्या पुराने टाइम में घटना हुई जिसकी वजह से डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट आया, राइट का कॉन्सेप्ट आया। ओके, नेक्स्ट फीचर्स क्या है इसके? तो हिस्टोरिकल अप्रोच स्टडी करती है पॉलिटिकल आइडियाज थ्रू हिस्ट्री। ये हमने समझ लिया कि भाई सारे आइडियाज को वो हिस्ट्री की हेल्प से समझते हैं। नेक्स्ट, हिस्टोरिकल अप्रोच फोकस करती है चेंज और कॉन्टिन्यूटी पे, कि पुराने टाइम में कौन सा आइडिया इमर्ज हुआ, उसकी ओवर द टाइम वो कैसे चेंज हुआ है और कंटिन्यूटी मेंटेन है। मान लो लिबर्टी का आइडिया अगर फ्रांस रेवोल्यूशन के टाइम पे आया था, तो उस टाइम पे लिबर्टी का मतलब क्या था, फिर आने वाले टाइम पे कैसे डिफरेंट डिफरेंट थिंकर्स ने लिबर्टी के बारे में बताया है। तो इस टाइप से वो चेंज और कंटिन्यूटी पे फोकस करती है। नेक्स्ट, कनेक्ट पॉलिटिकल थ्योरी विद हिस्टोरिकल इवेंट्स, जो भी आइडियाज हैं उसको वो कनेक्ट करती है पुराने टाइम में जो भी इवेंट्स हुए हुए हैं उसके साथ। एवोल्यूशन एक्सप्लेन करती है, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बताती है। कॉज का मतलब क्या है? कारण। किसी भी पर्टिकुलर आइडिया का सोसाइटी में आने का ओरिजिन क्या है, कारण क्या है, कॉज क्या है। एग्जाम्पल, जॉन लॉक ने थ्योरी दी नेचुरल राइट्स की। वी स्टडी द ग्लोरियस रेवोल्यूशन इन इंग्लैंड व्हिच इन्फ्लुएंस हिज आइडिया ऑन लिबर्टी एंड लिमिटेड गवर्नमेंट। तो देखो, ग्लोरियस रेवोल्यूशन आया था इंग्लैंड के अंदर, ठीक है, उससे इन्फ्लुएंस होकर जॉन लॉक ने आइडिया दिए अपनी लिबर्टी और लिमिटेड गवर्नमेंट पे। जॉन लॉक का आइडिया क्या है लिबर्टी और लिमिटेड गवर्नमेंट पे, ये मैं आपको बता दूं। लिबर्टी का मतलब होता है फ्रीडम। जॉन लॉक बात कर रहे हैं, जॉन लॉक बात करते हैं कि जो कॉमन इंडिविजुअल है उनके पास क्या होनी चाहिए? फ्रीडम होनी चाहिए। गवर्नमेंट क्या कर रही है? गवर्नमेंट उनकी फ्रीडम को क्या कर रही है? कंट्रोल कर रही है। गवर्नमेंट का रोल क्या होना चाहिए? लिमिटेड होना चाहिए। लिमिटेड रोल कैसा होना चाहिए? जैसे मैंने आपको बताया कि
हमारे पास क्या होते हैं, राइट्स होते हैं। पॉलिटिकल थिंकर्स ने भी बात की और गवर्नमेंट भी हमें राइट्स दे दिए ना, जैसे इंडिया में फंडामेंटल राइट्स हैं। तो ऐसे जॉन लॉक कहते हैं कि बाय बर्थ जब इंसान पैदा होता है तो उसके पास नेचुरल राइट्स होते हैं, ठीक है, और इन्हीं नेचुरल राइट्स को प्रोटेक्ट करने का काम है गवर्नमेंट का। इसलिए गवर्नमेंट को सिर्फ क्या करना चाहिए, लोगों के राइट्स को प्रोटेक्ट करना चाहिए, उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना चाहिए, बस ज्यादा कंट्रोल नहीं करना चाहिए लोगों की लाइफ को। ये जॉन लॉक का कहना है। और ये कहाँ से इन्फ्लुएंस हुआ, कहाँ से इन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया, नेचुरल राइट का, लिबर्टी का, लिमिटेड गवर्नमेंट का, ग्लोरियस रेवोल्यूशन से। ओके, तो ये क्या दिखा रहा है, ये एक तरीके से हिस्टोरिकल अप्रोच को डिफाइन कर रहा है कि कैसे ग्लोरियस रेवोल्यूशन जो पास्ट में इवेंट हुआ उसकी वजह से जो जॉन लॉक थे वो इन्फ्लुएंस हुए और उन्होंने फिर अपने आइडिया दिए नेचुरल राइट्स और लिबर्टी और लिमिटेड गवर्नमेंट का उन्होंने आइडिया दिया। नेक्स्ट, क्लासिकल फाउंडेशन ऑफ हिस्टोरिकल अप्रोच। अब नींव किसने रखी हिस्टोरिकल अप्रोच की, तो पहले प्लेटो ने क्या कॉन्ट्रीब्यूशन दिया देख लेते हैं। प्लेटो ने लिंक किया पॉलिटिक्स को मॉरल डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी से। प्लेटो का मानना था कि हर एक पॉलिटिकल सिस्टम में चेंज आता है ओवर द टाइम। पॉलिटिकल सिस्टम का मतलब क्या होता है, जैसे कि डेमोक्रेसी एक पॉलिटिकल सिस्टम है, ठीक है, डेमोक्रेसी, मोनार्की, मोनार्की में कौन होता है, मेन किंग, ठीक है, मोनार्की जहां पे राजा का रूल होता है। तो ये सब क्या है, टाइप ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम है। तो ये सब क्या होते हैं, चेंज होते हैं ओवर टाइम, ये मानना था प्लेटो का। एक्सप्लेन पॉलिटिकल डिक्लाइन फ्रॉम द आइडियल स्टेट। तो प्लेटो बता रहे हैं कि कैसे एक आइडियल स्टेट भी क्या होती है, डिक्लाइन करती है। फॉर एग्जाम्पल, किसी कंट्री के अंदर, किसी देश के अंदर मान लो मोनार्की है। फ्रांस की हम बात कर लेते हैं। फ्रांस में पहले क्या थी, मोनार्की थी, जहां पे राजा के पास एब्सोल्यूट पावर थी, ठीक है। बट जब फ्रांस रेवोल्यूशन हुआ, है ना, फ्रांस रेवोल्यूशन हुआ तो वहां पे क्या आया, फिर कौन सी वो आ गई, लीडरशिप आ गई, ठीक है। अब क्या है, वहां पे लीडर है। पहले क्या हुआ करता था, किंग हुआ करता था। तो प्लेटो बता रहे कि कैसे हर एक जगह के सिस्टम में, पॉलिटिकल सिस्टम में क्या आता है, चेंज आता है। कहीं पे मोनार्की होती है, फिर मोनार्की लीडरशिप का रोल ले लेती है। लीडरशिप वाली गवर्नमेंट को हम क्या कहते हैं, अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट, जहां पे तानाशाही हो, किसी एक पर्टिकुलर पर्सन के हाथ में पावर हो, ऐसे। नेक्स्ट हम देख रहे हैं एरिस्टोटल का आइडिया। एरिस्टोटल का क्या कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है, तो एरिस्टोटल को बोला जाता है फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस। इन्होंने 158 कॉन्स्टिट्यूशंस को कंपेयर किया था और ये देखा कि कैसे हर एक देश के अंदर जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, क्या बदलाव आ रहे हैं उसमें। अब एरिस्टोटल का मानना था कि जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस है वो डेवलप होती है नेचुरली। एंड नेक्स्ट चीज जो एरिस्टोटल बोल रहे हैं वो बता रहे हैं कि कैसे पहले पॉलिटिक्स जो है बहुत छोटे लेवल पे होती थी, मान लो विलेज में, डेली लाइफ में, फैमिली तक, ठीक है, ग्रुप तक। बट धीरे धीरे कैसे पॉलिटिक्स चेंज हो गई और एक बड़ा स्टेट क्रिएट हो गया। लास्ट पॉइंट वो बता रहे हैं कि गवर्नमेंट चेंज बिकॉज सोसाइटी चेंज। जैसे जैसे सोसाइटी में बदलाव आता है तो गवर्नमेंट में भी बदलाव आता है। मान लो जब लोग डिमांड करेंगे राइट्स की, एक रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट की, डेमोक्रेसी की, तो वहां पे फिर किस टाइप की सरकार आ जाएगी, डेमोक्रेसी आ जाएगी। तो अगर सोसाइटी में लोगों की थिंकिंग में चेंज होता है तो वहां का जो पॉलिटिकल सिस्टम है उस पर भी इम्पैक्ट पड़ता है। ये एरिस्टोटल का कहना था। नेक्स्ट थिंकर है हमारे पॉलीबियस। पॉलीबियस ने दिया थ्योरी ऑफ गवर्नमेंट साइकिल। अब पॉलीबियस के अनुसार हर एक जगह की गवर्नमेंट जो है पास करती है इस पर्टिकुलर साइकिल से जो उन्होंने दिया। मान लो अगर कहीं पे मोनार्की है, किंग का रूल है, तो वहां पे फिर टायरेनी आएगी। टायरेनी या अथॉरिटेरियनिज्म एक ही बात है, जहां पे किसी एक पर्टिकुलर लीडर का रूल होता है, तानाशाही वाली गवर्नमेंट। फिर आएगी एरिस्टोक्रेसी। एरिस्टोक्रेसी का मतलब क्या है, जहां पे नोबल नोबल नोबल्स का रूल होता है। नोबल्स कौन होते हैं, उच्च वर्ग सोसाइटी के अंदर जिनके पास बहुत पैसा होता है। फिर नोबल्स का रूल आएगा, फिर आएगा ओलिगार्की। ओलिगार्की का मतलब होता है जहां पर फ्यू पीपल्स का रूल हो, यानी कुछ लोगों का इन्फ्लुएंस हो स्टेट के अंदर, वो मिलके सरकार चला रहे हैं। फिर डेमोक्रेसी आएगी, जब लोग फ्रीडम की डिमांड करेंगे, राइट्स की डिमांड करेंगे, वोटिंग के राइट की डिमांड करेंगे, तब क्या आ जाएगी, डेमोक्रेसी आ जाएगी। फिर आएगा नेक्स्ट इज मोब रूल। मोब रूल का मतलब क्या होता है, जब फ्यू परसेंटेज ऑफ पीपल डोमिनेट माइनॉरिटी। मान लो एक कंट्री है, ठीक है, जहां पर मान लो 60% क्या है, व्हाइट पीपल है, ठीक है, 30% क्या है, नॉन व्हाइट है। मान लो ये ब्लैक पीपल है जिनका कलर क्या है, ब्लैक। एंड 10% जो है अदर पीपल है, अदर रिलीजन। ये रिलीजन बेस में मान लो कोई ए रिलीजन है जो बहुत ज्यादा डोमिनेट करता है किसी कंट्री में, फिर बी रिलीजन है जिसके 30% लोग हैं, फिर अदर रिलीजन के कितने लोग हैं, 10% लोग हैं। तो जो 60% लोग हैं
ये लोग क्या कर रहे हैं, डोमिनेट कर रहे हैं पॉलिटिक्स को, क्योंकि इनकी पॉपुलेशन ज्यादा है। तो 30% वाले जो रिलीजन के लोग हैं उनकी भी राइट्स कर्टेल हो रहे हैं, और 10% वाले भी। तो इसी टाइप के रूल को हम कहते हैं मॉब रूल, जहां पे कुछ परसेंटेज ऑफ पीपल के हाथ में पावर होती है। अब पॉलिबियस कह रहे हैं कि जब इन सारे साइकिल से गवर्नमेंट जो है पास डाउन कर जाएगी, तो वो अगेन मोनार्की पे आ जाएगी, जहां से उसने स्टार्ट किया था। ये थ्योरी दे रहे हैं पॉलिबियस, गवर्नमेंट साइकिल की थ्योरी। उनका मानना था हर एक रीजन में जो भी सरकार स्टार्ट करती है, जहां से मान लो मोनार्की से स्टार्ट हुई कि पहले राजा महाराजाओं का रूल था, तो फिर टायरेनी आएगी, फिर एरिस्टोक्रेसी आएगी, फिर ओलिगार्की आएगी, फिर डेमोक्रेसी आएगी, फिर मॉब रूल आएगा, फिर दोबारा से मोनार्की आ जाएगी। इससे वो क्या दिखाना चाह रहे हैं सॉरी, इससे वो दिखाना चाह रहे हैं कि हिस्ट्री कैसे एक रिकरिंग रिकरिंग पॉलिटिकल पैटर्न फॉलो करती है, जहां से स्टार्टिंग हुई फिर वापस वो वहीं आ जाती है, एक साइकिल फॉलो कर रही है। नेक्स्ट थिंक करें निकोलो मैकेवली। निकोलो मैकेवली ने स्टडी किया रोमन हिस्ट्री टू एक्सप्लेन पॉलिटिकल पावर। अब इनकी मेन आइडिया क्या थे कि हिस्ट्री टीच रूलर्स प्रैक्टिकल लेसन्स। अब निकोलो मैकेवली का कहना था कि अगर हम हिस्ट्री के हिसाब से स्टडी करते हैं तो हमें हमेशा हिस्ट्री कुछ ना कुछ सिखाती है। नेक्स्ट, स्ट्रॉन्ग लीडरशिप प्रिजर्व द स्टेट। जितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लीडरशिप होगी उतना ही ज्यादा वो अपनी स्टेट को प्रिजर्व कर पाएगी। ऐसा किसका कहना था, मैकेवली का कहना था। अब कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इनके पॉलिटिकल थॉट के। पहला, पॉलिटिक्स चेंज ओवर टाइम, समय के साथ पॉलिटिक्स बदलती है, और ज्यादातर ये पॉइंट सभी थिंकर्स कह रहे हैं, जितने भी क्लासिकल हिस्टोरिकल थिंकर्स हैं सारे ये बात कह रहे हैं कि पॉलिटिक्स जो है टाइम के साथ क्या होती है, चेंज होती है। नेक्स्ट, हिस्ट्री हमें हमेशा लेसन प्रोवाइड करती है फॉर गवर्नेंस। कैसे लेसन प्रोवाइड करती है हिस्ट्री? अब हम ये देख लेते हैं। देखो, मान लो पास्ट में कोई इवेंट हुआ है, अब उससे हमें क्या सीख मिली, वो हम आने वाले टाइम पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, वो गलती दोबारा ना दोहरा के। तो ऐसे हमें हिस्ट्री क्या प्रोवाइड करती है, लेसन प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस इवॉल्व ग्रेजुअली। जो जितनी भी पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है, गवर्नमेंट है जैसे, वो क्या करती है, टाइम टू टाइम क्या होती है, बदलाव आते हैं उसमें। एंड पास्ट इवेंट हेल्प एक्सप्लेन द प्रेजेंट। अब इसका एक छोटा सा एग्जांपल हम इंडियन एस्पेक्ट में ले लेते हैं। मान लो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, आज के टाइम में भी हम देखते हैं कि कैसे जो गांधी जी की रणनीति थी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की, लोग अभी भी प्रोटेस्ट में अपनाते हैं। तो ये क्या है कि कैसे हमें पास्ट इवेंट आज के टाइम में भी, प्रेजेंट में भी रेलेवेंट है, ये चीज दिखाता है। नेक्स्ट, हेगल और मार्क्स का क्या कॉन्सेप्ट है ऑफ हिस्ट्री। अब हेगल और कार्ल मार्क्स दोनों बिलीव करते थे कि जो हिस्ट्री है वो डेवलप हो रही है थ्रू प्रोसेस ऑफ चेंज, बट दोनों ने इस प्रोसेस को अलग अलग तरीके से बताया। पहले हम हेगल का कॉन्सेप्ट देखेंगे। तो हेगल ने माना है कि बिलीव हिस्ट्री इज द प्रोग्रेस ऑफ ह्यूमन फ्रीडम, कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, लोगों के पास जो फ्रीडम है उसकी प्रोग्रेस होती जा रही है। अब हाउ, अब ये हम देखते हैं। अब इन्होंने डायलेक्टिकल प्रोसेस बताया, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, बट हम सिंपल सी बात से समझेंगे। मान लो एक आइडिया है ट्रेडिशनल मोनार्की का, अब इसको भी हम फ्रेंच रेवोल्यूशन समझते हैं, ठीक है। फ्रेंच रेवोल्यूशन में हमने क्या देखा, क्या थी, मोनार्की थी, किंग था, किंग का रूल था। जब लोगों ने प्रोटेस्ट करना स्टार्ट किया कि भाई हमें क्या चाहिए, वोटिंग राइट्स चाहिए, कॉमन पीपल को वोटिंग राइट्स चाहिए, तो किंग ने क्या कर दिया, मना कर दिया कि हम वोटिंग राइट नहीं देंगे। तब क्या हुआ, फिर फ्रेंच रेवोल्यूशन आया। फ्रेंच रेवोल्यूशन आया, उसके बाद वहां पे किस टाइप की गवर्नमेंट आई, रिपब्लिकन गवर्नमेंट आई, जहां पर एक लीडर होगा एज वेल एज क्या होगा, अदर लोग भी होंगे जो किंग की अकाउंटेबिलिटी को चेक करेंगे। कैसे चेक करेंगे, अभी हम ये देख लेते हैं। एक किंग होगा सबसे ऊपर, ठीक है, उसके बाद क्या होंगे, मिनिस्टर्स होंगे, जिनको कॉमन जनता चुनेगी थ्रू वोट। और उस देश का क्या होगा, फ्रांस का क्या होगा, एक अलग से कॉन्स्टिट्यूशन भी होगा, जिस कॉन्स्टिट्यूशन के बेस पे हम गवर्न करेंगे, है ना। रूल्स एंड रेगुलेशन जो हमारे प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे रहते हैं, उसके हिसाब से फिर हम फ्रांस को गवर्न करेंगे। तो इस पूरे सेटअप को हम क्या कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट। नेक्स्ट इज मार्क्स कॉन्सेप्शन ऑफ हिस्ट्री। अब कार्ल मार्क्स क्या कहते थे, तो कार्ल मार्क्स का कहना था कि हैगल ने जो डायलेक्टिक्स दी है वो सही है, कि पहले थीसिस कि भाई प्रॉब्लम क्या है, ट्रेडिशनल मोनार्की, ठीक है,